Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 6 वर्क लाइफ एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स लेसन 22 द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NLS. Today we are going to cover up section 22.4 which is productivity and excellence at work. So let's start. When organizations meet the expectations of the people, everyone benefits, that is owners, employees, customers and local communities in which they operate. Then they are considered effective. However, when they exceed the minimum standards of effectiveness, they may be considered to have achieved excellence. Over time, excellence brings reputation, that is when organization is regarded and recognized for superior performance. To achieve excellence, an organization must be productive and be able to transform inputs into outputs at minimum cost. Individual behavior in organization is jointly determined by two factors: the characteristics of the perceived environment and the characteristics of the individual. The perceived environment or climate has been examined in some detail earlier. Let us examine the role of individual characteristics and the way they influence productivity. Let us examine the role of individual characteristics and the way they influence productivity and excellence at work and ultimately the success or failure of an organization. तो हम लोग जब ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन से वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है, वो किस प्रकार से अपने वर्क में एक्सीलेंस है, उसका क्या प्रोडक्टिविटी है। जब हम लोग बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बहुत सारे लोगों को उससे बेनिफिट्स मिलता है, जैसे कि ऑनर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स या फिर जो लोकल कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं जो उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है, और हम लोग उनको कंसिडर करते हैं कि वो इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। जब वो अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स को वो एक्सीड कर देते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस आ जाता है तो हम लोग उनको क्या कंसिडर करते हैं कि वो अब एक एक्सीलेंस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। और जब जैसे जैसे जो टाइम है वो बढ़ता जाता है तो हम लोग इस चीज़ को रेपुटेशन में बदल देते हैं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके सुपीरियर परफॉर्मेंस के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है, मतलब कि उसका रेपुटेशन बन चुका है मार्केट में, और इसको अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास एक्सेलेंसी होने की ज़रूरत है, ठीक है, वो प्रोडक्टिव होना चाहिए और जो भी इनपुट से उसको ट्रांसफर करना है किस चीज़ में, आउटपुट में, एक मिनिमम कोस्ट पे। तो इसके लिए जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन में उस पर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार से जो ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल काम कर रहे हैं वो उनका किस प्रकार का बिहेवियर है। ये टू फैक्टर्स है कि जो भी एक इन्वायरमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन का वो किस प्रकार का है, दूसरा कि जो इंडिविजुअल है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा, वो किस प्रकार का बिहेवियर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम लोग कुछ डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं कि इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक जो रोल वो कर रहे हैं उनको हम लोग एग्जामिन करेंगे, वो किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्टिविटी को और वर्क की एक्सीलेंसी को, साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेस होगा या फेलियर होगा, ठीक है। When questions about organizational output and productivity are analyzed from the standpoint of individual employees, the importance of good job performance becomes apparent. Without superior performance at all levels of the organization, the objective of attaining goals and thereby achieving productivity becomes very difficult. Any organization will be able to successfully meet its objectives only when individual employees are able to meet their personal goals. Thus, it becomes important to identify the factors responsible for individual performance which has repercussions for organizational productivity and excellence in the long run. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट के बारे में जब क्वेश्चन उठता है तो उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी को भी एनालाइज किया जाता है। इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किस प्रकार से उनका स्टैंड पॉइंट है, किस प्रकार से वो अपने जॉब के परफॉर्मेंस को कर रहे हैं, ये सब देखा जाता है। बिना किसी सुपीरियर परफॉर्मेंस के जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो नहीं इंक्रीज होता है और ना ही किसी गोल को वो अटेन कर पाते हैं, ठीक है। और इसमें किसी भी प्रोडक्टिविटी को अचीव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करे और जब कोई एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय वो अपने पर्सनल गोल्स को पूरा करे, ठीक है।
और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब जो भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस के लिए, कि वो किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी के लिए और वो किस प्रकार से एक्सेलेंसी दे रहे हैं अपना. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड एक्सेलेंस. The important factors which influence an individual's performance and thereby productivity are as follows. तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या कि किस प्रकार से एक इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को कौन सा फैक्टर और उनके प्रोडक्टिविटी को कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है. ठीक है. Abilities, aptitudes and interest. Ability, aptitude and interest represent those individual characteristics that largely determine an employee's capacity to contribute to an organization. These attributes are relatively stable over time, though some changes are possible through training. Concern here is not so much with a detailed examination of the range of human attributes and their measurement, but rather with the implications of variations in such attributes as they affect productivity and excellence in organizational settings. These have been discussed in detail in lesson 20. तो एबिलिटी, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे होने वाले हैं और ये डिटरमाइन करेगा एक एम्प्लॉय की कैपेसिटी को कि वो अपना कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति. ये जो एट्रीब्यूट्स है वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टेबल रहते हैं. कुछ चेंजेस भी पॉसिबल है ट्रेनिंग के थ्रू कि उनमें अगर कुछ एप्टीट्यूड्स की कमी है तो उसको हम लोग ट्रेनिंग दे के सही कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे जो कंसर्न है वो उतना ज़्यादा नहीं यहाँ पे दिया गया है कि आपको यहाँ पे डिटेल एग्जामिनेशन किया जाएगा या फिर आपका जो एट्रीब्यूट्स है उसको मेज़र किया जाएगा, लेकिन जो आप उस एट्रीब्यूट्स को किस प्रकार इम्प्लाइज करोगे, किस प्रकार से आपकी प्रोडक्टिविटी को वो असर करेगा, ये सब देखा जाता है एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में. ठीक है. जिसके बारे में हम लोग लेसन 20 में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. Employees' abilities can affect productivity and performance in many ways. For instance, managerial success has been shown to be closely related to the level of one's intellectual capacities. For example, verbal comprehension, reasoning ability, and memory. In fact, it has been suggested at a higher levels in the organizational hierarchy, intellectual abilities are important for managerial performance. This would entail selecting and recruiting employees with appropriate abilities and offering jobs which are sufficiently challenging. Hiring employees of superior intellectual capacities and then placing them on a dull and routine job would shift their performance and have an impact on productivity. Additionally, productivity is also dependent on the appropriate match of the personality traits and interest of a person with the right job profile. तो हम लोग देखेंगे कि जो एम्प्लॉयज़ उनकी एबिलिटीज़ किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय है, ठीक है, उनका जो मैनेजरियल सक्सेस है वो किससे रिलेटेड होता है. इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से, जैसे कि उनका वर्बल कॉम्प्रीहेंशन कैसा है, उनकी रीजनिंग एबिलिटी कितनी है, या फिर उनकी मेमोरी पावर कितनी है, वो कितनी चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं. इनफैक्ट ये भी देखा जाता है या ये भी सजेस्ट किया जाता है कि जो हायर लेवल्स की ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की है वहाँ पे इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को देखा जाता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैनेजरियल परफॉर्मेंस के लिए. इसमें क्या होता है कि लोग जो होते हैं सेलेक्ट करने वाले वो क्या देखते हैं कि एक जो इंडिविजुअल है वो उनको किस प्रकार से रिक्रूट करना है एम्प्लॉयज़ के रूप में, उनको किस प्रकार से जॉब्स को ऑफर करना है, क्या जो भी जॉब्स में चैलेंज आएगा वो उसे फुलफिल कर पाएंगे, उससे वो निकल पाएंगे या नहीं, उस चैलेंज को वो फेस कर पाएंगे या नहीं. ठीक है. अगर किसी एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, ठीक है, जिनके पास बहुत ज़्यादा सुपीरियर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ है और उन्हें डल और रूटीन जॉब में डाल दिया जाए तो उनका जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर इंटेलेक्चुअल वाले हैं, तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा क्योंकि वो उब जाएंगे उस जॉब से. ठीक है. और उनका जो प्रोडक्टिविटी है पूरी तरह से लो हो जाएगा. अगर हम लोग इन सब के अलावा अगर प्रोडक्टिविटी को देखें तो ये भी किस चीज़ पे डिपेंडेंट होता है कि पर्सनालिटी का ट्रेट्स कैसा है, जो एक पर्सन है उसका ट्रेट्स कैसा है, उसका इंटरेस्ट क्या है, क्या वो जॉब प्रोफाइल जो भी राइट जॉब प्रोफाइल है उसके लिए वो सही है या नहीं. रोल क्लैरिटी, the degree to which an individual understands the job requirements and work objectives, the more energy will be at the disposal of goal-directed activities. Moreover, role clarity is related to increased goal commitment, involvement and productivity. These are two role-related problems which can serve to diminish productivity. In the long run, they are role ambiguity and role conflict. Role ambiguity exists where individual is confronted with two sets of role demands that are incompatible. For instance,
An employee supervisor may ask to increase the number of goods produced, but the co-workers may be emphasizing the need to maintain the number of items produced at the current level. This has a direct impact on organizational productivity to the extent that the goal-related role prescriptions of the employee come in conflict with other demands. Thus, organizations which attempt to integrate personal or group goals with organizational objectives have to satisfy both sets of demands and alleviate conflicts. तो हम लोग देखते हैं कि जब एक इंडिविजुअल है वो जॉब रिक्वायरमेंट्स को किस प्रकार से समझ रहे हैं, क्या क्या वहाँ पे उनको वर्क ऑब्जेक्टिव्स करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो किस प्रकार से अपने गोल को रिडायरेक्ट करते हैं. मोर ओवर उसमें रोल क्लैरिटी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जो गोल कमिटमेंट किया है उसमें उनकी क्या रोल होगी, कितना इन्वॉल्वमेंट होगा और वो उनको कितना प्रोडक्टिविटी करना होगा. ठीक है, इसमें 2 रोल्स होते हैं. ठीक है, रिलेटेड प्रॉब्लम से इसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी डिमिनिश होते चला जाता है. अगर लॉन्ग रन करना है तो उसमें जो रोल होता है वो एम्बिग्विटी और रोल कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए. रोल एम्बिग्विटी क्या होता है, जहाँ पे जो इंडिविजुअल हैं उनको कन्फ्रंट किया जाता है 2 सेट्स ऑफ रोल डिमांड्स. ठीक है, जो कि इनकॉम्पैटिबल होता है. एग्जाम्पल के लिए जब एक एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, जो कि सुपरवाइजर है, उससे क्या बोला जाएगा एम्प्लॉय से कि आप अपने गुड्स जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसके नंबर को इंक्रीज करो. लेकिन जो को वर्कर्स है वो क्या एम्फेसाइज करेंगे कि यहाँ पे जो भी आइटम्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसके नंबर को मेंटेन करने के लिए करंट लेवल पे. ये जो हम लोग देखते हैं कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी पे, कि जो ऑर्गेनाइजेशन जितना प्रोड्यूस कर रहा है उस पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, जिसे हम लोग आसानी से देख सकते हैं. ये जो गोल रिलेटेड जो हम लोग प्रेस्क्रिप्शंस देख रहे हैं, ये क्या है कि जो एक एम्प्लॉय है, ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट करता है, उसके साथ बहुत सारी डिमांड्स आते हैं. तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अटेम्प्ट क्या करता है कि पर्सनल और ग्रुप के जो भी गोल्स है उसको इंटीग्रेट करता है. ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फिर हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो सेटिस्फाई हो बोथ सेट्स ऑफ डिमांड्स एंड एलिविएटिव कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ. द परफॉर्मेंस इन्वॉल्वमेंट. In order to increase productivity at work, it is important for managers to understand the nature of the performance environment where goal-directed activities take place and to be able to modify this environment where needed. This would ensure a more suitable atmosphere for employee effort, performance and ultimately productivity and excellency. तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए वर्क प्लेस पे मैनेजर के लिए ये ज़रूरी है कि वो पहले परफॉर्मेंस इन्वायरमेंट का जो परफॉर्मेंस है उसके नेचर को समझें, जहाँ पे गोल को डायरेक्ट किया जा रहा है, जैसे कि एक्टिविटीज़, कौन सी एक्टिविटीज़ की जा रही है, किस प्रकार की एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, और ये क्या इंश्योर करता है एक मोर सूटेबल एटमॉस्फेयर कि जो एम्प्लॉय अपना एफर्ट दे रहे हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका जो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी या फिर जो एक्सेलेंसी है वो किस प्रकार से अपना वो यूज़ कर रहे हैं. Section 22.5 Strategies for Developing Productivity at Work. 4 principal strategies exist for developing and enhancing productivity and excellency at work. Employee selection and placement, training and development, task design and performance appraisal and rewards. Together, such activities can contribute substantially to improving productivity at work, which ultimately is a key factor in contributing to organizational excellency. These are explained below. तो यहाँ पे 4 प्रिंसिपल स्ट्रैटेजीज है जो कि किसके लिए एग्जिस्ट करते हैं, डेवलपिंग और इन्हांसिंग प्रोडक्टिविटी एक्सीलेंसी एट वर्क. तो ये कौन कौन से प्रिंसिपल है, एम्प्लॉय सिलेक्शन और उनका प्लेसमेंट, कि किस प्रकार से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना और उनका प्लेसमेंट किस एरिया में करना है, उनका ट्रेनिंग किस प्रकार से देना और डेवलपमेंट किस प्रकार से करवाना है, टास्क डिज़ाइन, और 4th वन इज कि उनको किस प्रकार से परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड्स देना है. ऐसे जो एक्टिविटीज़ है वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि उनका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो इम्प्रूव हो सके, और ये की फैक्टर है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सेलेंसी में, और इन सभी को नीचे में एक्सप्लेन किया गया है. एम्प्लॉय सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट. बाय सेलेक्टिंग ओनली दोज विथ हाई एबिलिटी एंड skill levels, high initial motivational levels, and then placing them on suitable jobs. Organizations can improve the initial quality of at least some of the human inputs which go on to determine excellence at work. Recruitment and selection may be also substitute for employee socialization and training. If desirable employees can be secured through a combination of recruitment and socialization, it would ensure organizational success.
तो उन लोगों को सेलेक्ट करना है जिनके पास हाई एबिलिटी और स्किल लेवल्स हो, हाई इनिशियल मोटिवेशनल लेवल्स हो, और उन्हें एक सुटेबल जॉब्स में उनको प्लेसमेंट दे देना है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने इनिशियल क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? तो जो ह्यूमन इनपुट्स है उनका पहले वो डिटरमाइन करेंगे कि उनका जो एक्सीलेंस है वो किस वर्क में है। उसके बाद उनको रिक्रूट करेंगे, उनको सेलेक्ट करेंगे एक सब्स्टिट्यूट एम्प्लॉय के रूप में, और उनको सोशलाइज करवाएंगे, ट्रेनिंग देंगे। अगर ज़्यादा डिजायरेबल एम्प्लॉयज़ चाहिए तो उनको सिक्योर कैसे करना है? कॉम्बिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सोशलाइजेशन के थ्रू। और ये इंश्योर क्या करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेस ज़रूर होगा आगे बढ़ के। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। Training can serve to develop the capabilities not only in the present job but also future jobs. In fact, training is an investment in employees, a talent bank that can be drawn upon in the future. Employee training programs may take a variety of forms including information presentation techniques such as lectures, case studies, role play and so forth. तो ट्रेनिंग जो है वो क्या हेल्प करता है? कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने में, नहीं सिर्फ प्रेजेंट जॉब के लिए बल्कि फ्यूचर जॉब के लिए भी। इनफैक्ट जो ट्रेनिंग है वो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है कि आप एम्प्लॉयज़ के ऊपर किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एक ये टैलेंट बैंक है जिससे आप फ्यूचर में कुछ ना कुछ जरूर निकाल पाओगे। एम्प्लॉय का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उसमें बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, लेक्चर्स, केस स्टडीज, रोल प्ले और भी कई प्रकार से ट्रेनिंग दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को। टास्क डिज़ाइन। The effects of task design on productivity and excellency are twofold. In general, increasing the amount of variety, autonomy, and responsibility feedback and task identity or completeness of tasks can improve performance. The important thing then for both individuals and organization is to understand the needs, strength, and goals for redesigning the jobs. तो हम लोग यहाँ पे जो टास्क डिज़ाइन का जो इफेक्ट्स देखेंगे कि किस प्रकार से वो प्रोडक्टिविटी है उनका, किस प्रकार से वो टू फोल्ड एक्सेलेंसी में काम कर रहे हैं। जनरल इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वैरायटी, ऑटोनॉमी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो भी एम्प्लॉयज़ है उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखेंगे, फीडबैक जानेंगे और उनके टास्क को आइडेंटिफाई करेंगे ताकि वो अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। इसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो इंडिविजुअल्स है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपने स्ट्रेंथ को जानना है, अपने गोल्स को जानना है, उसके बाद जॉब्स को रीडिज़ाइन करना है। Fourth one is performance appraisal and rewards. Finally, a variety of methods are available to guide, direct and reward employee behavior. Formal performance appraisal and appropriate use of reward system represent two such methods. तो अंततः क्या होता है कि बहुत सारे मेथड्स निकल के आते ताकि आप अपने जो एम्प्लॉयज़ उनको गाइड कर सको, डायरेक्ट कर सको, और जब उनका बिहेवियर अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनको रिवार्ड दो। फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस में क्या है? दो प्रकार के अप्रेजल है, एक एप्रोप्रिएट यूज ऑफ रिवार्ड सिस्टम जो कि ऐसे मेथड्स को रिप्रेजेंट करता है। नाउ हियर इज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 22.2, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाना होगा और साथ ही साथ इस चैप्टर का टर्मिनल क्वेश्चन भी बनाना होगा। ये रहा टर्मिनल एक्सरसाइज और यहाँ से सारे इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प लें। That's all for today. Thank you everyone.